अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स एमडी कैट फिजिक्स या जो सिलेबस था वो कंप्लीट डिस्कस किया था और डिटेल में हमने उसको देखा था सिलेबस में क्या है और क्या आप लोगों ने किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कंप्लीट मैंने एक ओवरव्यू सा दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने वो वीडियो लाजमी देखी होगी और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अच्छा, अब जैसा मैं वादा किया था कि एम डी कैट फिजिक्स के जो सिलेबस है टॉपिक वाइज में वीडियोस अपलोड करूँगा, तो एम डी कैट फिजिक्स के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फोर्स एंड मोशन का। ठीक है, उसका हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे क्या होता है, इसके मुख्तलिफ इसके एमसीक्यूज देखेंगे, मल्टीपल चीज़ें। तो वो लेट्स स्टार्ट। सपोज यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है भाई कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल हमें 5 पॉसिबल रास्ते दे दिए गए हैं कि जिनसे बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर सकती है। अब उन 5 जो पॉसिबल पाथ्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक फर्स्ट क्यू है जो कि आपके पास ये पॉइंट ए क्यू के ये पाथ पी पाथ क्यू हो गया जो कि ए से बी तक आ रहा है। उसके बाद पाथ सेकंड पाथ हो गया आपके पास ये आर, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी इस पाथ के जरिए ट्रेवल करते हुए पॉइंट बी पे रीच कर जाती है। फिर थर्ड वन इज आपके पास ये पाथ एक्स कि ए से बी तक जा रहा है लेकिन ये इस पाथ एक्स के जरिए जा रहा है। देन आपके पास बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है पाथ वाई के जरिए। तो ये हो गया आपके पास 4 पॉसिबल पाथ। पांचवा पाथ क्या है कि अच्छा ये सारे जो 4 पाथ है कर्व पाथ है आपके पास। ठीक है, लेकिन एक पाथ है आपके पास कि ये बॉडी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती हुई जा रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर पाथ पी के जरिए। यानी टोटल आपके पास 5 पॉसिबल पाथ हैं आपके बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए। अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब हमारे पास जो पॉसिबल पास हो गए वो 5 हो गए। अब हमें देखना है कि इन 5 में से डिस्टेंस क्या चीज़ है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। अच्छा, अब टोटल 5 है क्यू आर पी एक्स वाई। तो याद रखिएगा ये पाँचों के पाँचों पाथ जो हैं ये डिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, यानी 5 पॉसिबल पाथ से क्यू आर पी एक्स एंड वाई जो कि बॉडी ले रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। अब ये पांचों के पांचों पाथ जो हैं वो क्या कहलाते हैं? डिस्टेंस कहलाते हैं। अब डिस्टेंस क्या चीज़ है भाई? तो डिस्टेंस क्या चीज़ है? टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। यानी दो पॉइंट्स के बीच में टोटल पाथ लेंथ क्या फॉलो की है, टोटल पाथ लेंथ जो कवर की है बॉडी ने उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी ए से बी तक आने के लिए ये पाथ कवर किया क्यू, तो इस चीज़ को हम कहेंगे डिस्टेंस। सिमिलरली ए से बी तक आने के लिए ये पाथ कवर किया आर, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। थर्ड वन इज इसने ए से बी तक आने के लिए पाथ कवर किया, ये रास्ता लिया एक्स, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट्स के बीच में। सिमिलरली ए से बी तक आने के लिए पाथ लिया वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और ए से बी तक आने के लिए ये इसने एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में मूव किया, तो ये क्या हो गया? ये भी डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस सिंपली क्या है? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब जब सबके सब डिस्टेंस हैं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? अच्छा भाई, अब जो आपके पास इन 5 पाथ में से जो पाथ पी है, ये जो पाथ पी है इसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब भाई इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं? जबकि हमने पीछे कहा कि ये भाई ये भी डिस्टेंस है, यानी बाकी 4 तो डिस्टेंस हैं, पाथ पी भी क्या है? डिस्टेंस है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हम डिस्प्लेसमेंट उस चीज़ को कहेंगे जो दो दो चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा हो। नंबर वन, वो एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के साथ साथ उसके अंदर एक और क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्या? कि उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। कैसी स्पेसिफिक? मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर। अगर हम इन 5 पाथ को कंपेयर करें तो पाथ क्यू आर एक्स एंड वाई ये चारों के चारों नॉन स्ट्रेट पाथ हैं, यानी कर्व पाथ हैं, बॉडी कर्व में मूव कर रही है। लेकिन पॉइंट ए से बी तक अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है,
जो कि यानी अच्छा अगर हम पांचों पाथ को कंपेयर करें, इन पांचों में सबसे छोटा यानी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बॉडी का, वो ये पाथ पी के जरिए कवर हो रहा है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही होता है। यानी पांच पाथों में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ। एक तो दो चीज़ें इसमें क्या हो गया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, दूसरा ये स्ट्रेट स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी इसमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो गई, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इसे क्यों डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं कि एक तो ये दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दूसरा ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो एक ऐसा पाथ जो कि शॉर्टेस्ट हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में टोटल पाथ बॉडी ने कवर किया है वो आपका डिस्टेंस। ये बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, सिर्फ उसमें दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसे डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, दूसरा वो स्पेसिफिक यानी स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पर डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो गई। डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें ये कंसर्न है कि दो पॉइंट्स के बीच में टोटल कितनी लेंथ कवर की है बॉडी ने पाथ की। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एक कार है जो मूव कर रही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास और ये स्टॉप या ये एंड पॉइंट है इसका। अब गाड़ी मूव करना स्टार्ट करती है स्टार्टिंग पॉइंट से और इस पाथ को फॉलो करती हुई ये स्टॉप पॉइंट पे पहुंच जाती है। अच्छा भाई, तो ये कैसा कर्व पाथ है, यानी बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है यहाँ तक मूव करती है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि एक रास्ता और है कि बॉडी उसे कार को स्टार्ट से स्टॉप पे जाना है एंड पॉइंट पे, तो ये एक पाथ तो ये कवर कर रही है, लेकिन एक पाथ और है कि बॉडी सिंपली यहाँ से स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई यहाँ तक जा सकती है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, स्टार्ट से स्टॉप तक ही पहुँचेगी, चाहे वो ये पाथ कवर करे या फिर ये स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करे। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो देखें, स्टार्ट से स्टॉप तक का अगर ये रूट लिया जाए तो ये रूट भी क्या है, ये दो पॉइंट्स के बीच में टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, तो ये भी क्या हो गया डिस्टेंस। और अगर मैं स्टार्ट से स्टॉप तक ये स्ट्रेट लाइन पाथ देखूं तो ये भी क्या है डिस्टेंस, क्योंकि ये भी दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पाथ है बॉडी कवर कर रही है वो है, यानी एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो दोनों के दोनों क्या है डिस्टेंस, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों के मुकाबले में ये जो पाथ है ये एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच में और दूसरा ये स्पेसिफिक यानी स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर है। तो इसी वजह से इस वाले पाथ को हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। क्यों, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये इसके इस डिस्टेंस के मुकाबले में शॉर्टेस्ट है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और दूसरा ये स्पेसिफिक यानी स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर है। इसी वजह से क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये फर्क हो गया कि ये डिस्टेंस है बॉडी का कि, और जबकि ये भी डिस्टेंस ही है लेकिन इसे डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं, दो वजह से। एक तो कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और दूसरा ये स्पेसिफिक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा भाई, यहाँ पे एक हाउस फ्लाई है यानी मक्खी है जो कि उड़ रही है। अब दो तरीके के पाथ हैं, एक ये कर्व पाथ है कि ये जो ब्लू पाथ है ये कर्व पाथ है कि फ्लाई जो है ये कर्व पाथ बनाती भी है, मूव करती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। और दूसरा पाथ क्या है कि यही फ्लाई अगर कर्व पाथ में मूव करने के बजाय स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हुई इस पॉइंट तक पहुँच जाए। तो अब दो डिस्टेंस है, ये ब्लू और ये पर्पल लाइन, इन दोनों में से अब क्या है, ये जो अब ये कर्व पाथ है ये भी क्या है आपका डिस्टेंस ही है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पाथ बॉडी ने कवर किया या हाउस फ्लाई ने कवर किया वो इसका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रेट डायरेक्शन की बात करूं कि अगर ये पर्पल लाइन को फॉलो करती हुई ये हाउस फ्लाई मूव कर रही है तो ये भी क्या होगा, ये डिस्टेंस ही होगा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसके बीच में ये बॉडी ने टोटल पाथ कवर किया वो क्या डिस्टेंस। लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसमें दो करेक्टरिस्टिक हैं, एक तो पहली चीज़ ये जो पर्पल लाइन इशू इंडिकेट कर रही है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में या स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। और दूसरी चीज़ कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है।
अब इसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो इसी वजह से इस डिस्टेंस को हम क्या नाम दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। तो ब्लू पाथ जो हो गया ये इसका डिस्टेंस हो गया, और जो पर्पल ये पाथ है ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया, दो चीज़ों की वजह से। फर्स्ट थिंग कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, और दूसरा स्पेसिफिक या स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल्स देख ली कि भाई ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बुनियादी फर्क क्या है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक पर्सन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है भाई, इसने ये मोशन स्टार्ट की अपनी, और ये पाथ को फॉलो करते हुए ये पूरा कंप्लीट अपने एंड पॉइंट पे पहुंच गया। यानी इस बार पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये इसने स्टार्ट किया और ये कर्व पाथ में ये पूरा फॉलो करते हुए ये अपने एंड पॉइंट पे पहुंच गया। अब दूसरा इस पर आसान तरीका क्या था कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता हुआ अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाता। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें ये स्टार्ट से ये डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस तो इससे इस चीज़ से कंसर्न होता है कि भाई कि बॉडी ने स्टार्ट और एंड के बीच में टोटल कितना पाथ कवर किया, वो टोटल पाथ लेंथ क्या होती है आपकी, डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने एक तो पढ़ा कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अगर एक और चीज़ हम गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आपको ये बता रही होती है कि भाई ये स्टार्टिंग पोजीशन थी और ये एंड पोजीशन थी। तो बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन था, इसकी पोजीशन में चेंज आया है, यानी ये अभी इस पोजीशन से उठ के इस पोजीशन पे आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शो क्या कर रही होती है, डिस्प्लेसमेंट आपको बता रही होती है कि बॉडी की पोजीशन में कितना चेंज आया है और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या बता रही होती है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट थी, एंड पॉइंट के बॉडी की पोजीशन चेंज हुई, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में आया। तो डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये हो गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, ये चेंज इन पोजीशन को रेफर कर रहा होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि एक पर्सन है, ये अभी 0 पॉइंट था। अब मिसाल के तौर पर ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया एक्स से। एक्स आई का मतलब ये इनिशियल इसकी पोजीशन है। ठीक है, ये अपनी इनिशियल पोजीशन में मौजूद है। ये मूव करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर जाता है। ठीक है, अपने एंड पॉइंट पे आ जाता है। तो उसका जो पोजीशन थी वो हो गई एक्स एफ, यानी फाइनल पोजीशन। तो अब ए से बी तक जो इसकी मूव किया है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमने अभी क्या डिफाइन किया, डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये चेंज इन पोजीशन शो कर रहा होता है कि बॉडी की पोजीशन में कितना चेंज आया है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा, हम किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन, तो हम फाइनल पोजीशन में से माइनस कर देंगे इनिशियल पोजीशन। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। यानी अगर मैं फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल बॉडी में कितना डिस्प्लेस हुई है, बॉडी अपनी बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गई तो कितना चेंज आया पोजीशन में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक्स एफ क्या होगा, ये फाइनल पोजीशन, एक्स आई आपके पास इनिशियल पोजीशन, और डेल्टा एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, यानी कितना चेंज आया पोजीशन में स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आपके पास, एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस, कि उसके अंदर हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा अब हमारे पास तीन तरह की मोशन होती है। सबसे पहले ही हमारे पास वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन की बात करें तो उसका मतलब होता है बॉडी हमारे पास टोटल थ्री डायमेंशन है, एक्स वाई जेड। तो अभी पहला केस क्या है हमारे पास कि अगर बॉडी वन डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी बॉडी किसी स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक डायमेंशन के अंदर। मिसाल के तौर पे अभी हम बात कर रहे हैं कि बॉडी ओरिजिन यानी 0 पॉइंट से स्टार्ट करती है और ये अभी एक्स एक्सेस पे मूव कर रही है और ये कवर कर रही है। तो ये अभी सिर्फ एक ये वन डायमेंशन क्यों है, क्योंकि ये एक ही डायमेंशन में मूव कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जीरो यानी ओरिजिन से स्टार्ट करती है और मूव करती है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं
वेक्टर फॉर्म में इसका डिस्प्लेसमेंट देखो तो क्या कहलाएगा एक्स आई, ठीक है, यानी एक्स इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया और आई आपके पास यूनिट वेक्टर कहलाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो आपके पास ये आई जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्स इज द मैग्नीट्यूड कि एक्स यानी एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस कवर किया और आई इसका यूनिट वेक्टर। और इसी चीज़ को अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करूँ तो सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट किसका, कितना है इसका एक्स, यानी 0 पॉइंट से स्टार्ट करके मूव करके इस पॉइंट तक, तो ये फासला कितना है एक्स, तो वो बराबर हो गया आप आर इक्वल्स टू एक्स। ये बात हो गई अगर बॉडी वन डायमेंशन में मूव कर रही है। सिमिलरली अगर बॉडी टू डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी एक ही वक्त में बॉडी दो एक्सिस पे मूव कर रही है, वो एक ही वक्त में एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस पे भी, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, फिर बॉडी पॉइंट मूव करते हुए इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो ये इसने कोई ना कोई वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर किया हुआ, कोई ना कोई एक्स एक्सिस पे भी, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है टू डायमेंशन मोशन को। बॉडी ने मोशन परफॉर्म की है, उसने एक्स एक्सिस से भी कोई डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस से भी, तो ये हो गया टू डायमेंशन मोशन, यानी यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हो गए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो वेक्टर फॉर्म में टू डायमेंशन मोशन को, डिस्प्लेसमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल्स टू आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे के। एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू, और वाई क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू, और आई ये है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का और ये यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस का। तो ये हो गया टू डायमेंशन मोशन, यानी यहाँ पे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अब इस वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो सिंपली क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस की वैल्यू का स्क्वायर करूंगा प्लस वाई एक्सिस की वैल्यू का स्क्वायर, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। अच्छा, अब थ्री डायमेंशन मोशन की बात करें, थ्री डायमेंशन मतलब क्या होता है कि बॉडी एक ही वक्त में थ्री डिफरेंट एक्सिस पे मूव कर रही है, यानी बॉडी एक ही वक्त में एक्स एक्सिस से भी मूव कर रही है, वाई पे भी मूव कर रही है और जेड पे भी। तो इसके अगर ये पॉइंट आपका 0 पॉइंट हो गया, तो ये अगर पॉइंट भी मौजूद है यहाँ पे, इस अब यहाँ पे क्या है, बॉडी ने एक्स एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वाई पे भी और जेड पे भी, तो यहाँ पे जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कर रहा होगा बाई एक्स वाई जेड, यानी ये पॉइंट लोकेशन बता रहा है कि थ्री डायमेंशन मोशन में इस पॉइंट की लोकेशन ये, इसने एक्स एक्सिस से फासला कवर किया एक्स, वाई एक्सिस में फासला कवर किया वाई और जेड एक्सिस पे जेड। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में हम देखें तो आपके पास वेक्टर थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पे क्योंकि थ्री डायमेंशन है तो आपके पास थ्री वैल्यूज, ये हो गया आपके पास एक्स आई जो होगा इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू और ये आई यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है आपके पास वाई, और जे इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, प्लस जेड एक्सिस की वैल्यू क्या होगी जेड, और ये क्या हो गया आपके पास यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। क्योंकि थ्री डायमेंशन मोशन है तो आपके पास थ्री कंपोनेंट्स आ गए वेक्टर के, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। अब इसी वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड देखें सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके पास वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर फॉर्म में और उसका मैग्नीट्यूड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी टॉपिक पे हमें पता है भाई ये हमारे पास थ्री डायमेंशन मोशन आ गई, यानी ये पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है ओरिजिन से, ये मूव करके इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस पॉइंट की पोजीशन है, इसकी पोजीशन है अभी पी। अब इसने एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस कवर किया और जेड पे भी, तो ये पॉइंट जो है वो इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर। एक्स वाई जेड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इस पॉइंट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो वेक्टर आर हो गया ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर, क्योंकि इसमें थ्री कंपोनेंट्स है, बॉडी एक ही वक्त में थ्री डिफरेंट एक्सिस में मूव कर रही है। तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी इसमें थ्री कंपोनेंट्स आ गए, एक्स कंपोनेंट भी आ गया, वाई कंपोनेंट भी आ गया और जेड कंपोनेंट, क्योंकि थ्री डायमेंशनल मोशन है ये। अच्छा, अब आपके पास अगर सही से कंडीशन आ जाए, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थ्री डायमेंशनल मोशन आ गई आपके पास, ठीक है। इसमें क्या कर रही है, आपके पास वेक्टर गिवन है कि बॉडी अभी इनिशियली इस पॉइंट पर है P1 के ऊपर, ठीक है।
जो R1 क्या है, R1 इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसका, पॉइंट P1 का, यानी पॉइंट P1 की पोजीशन को ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट आपके पास है P2, जो P2 ये जो वेक्टर R2 ये क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट P2 की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। P2 R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पॉइंट P2 का। अच्छा, अब बॉडी P1 से P2 तक मूव करके जाती है, तो अब जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। P1 से P2 जब जाएंगे डेल्टा R, तो हम क्या करेंगे, R2 वेक्टर में से अगर R1 माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, ये वेक्टर। तो बेसिकली ये जो ये वेक्टर है डेल्टा R, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम P1 टू P2। तो अगर मैं R1 की बात करूँ, अगर 3 डायमेंशन मोशन है ये, R1 की बात करूँ तो R1 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हो गया वेक्टर R1। उसका पहला कंपोनेंट हो गया x1, दूसरा कंपोनेंट y1 और तीसरा कंपोनेंट z1। सिमिलरली जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। R2 क्या हो जाएगा, R2 के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो ये दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हैं जो जिनके कंपोनेंट फॉर्म में हमें वेक्टर गिवन है। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी डेल्टा आर, तो डेल्टा आर की क्या बराबर होता है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का वेक्टर क्या है, R2, इसमें से माइनस कर दूंगा किसको मैं, वेक्टर इनिशियल वेक्टर डेट इज R1 को। तो हमारे पास सिंपली क्या हो गया, डेल्टा आर बराबर हो गया, यानी हमारे पास सबसे पहले होते हैं एक्स कंपोनेंट, फिर वाई, फिर जेड। तो R2 माइनस R1, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस लूंगा, यानी ये एक्स की फाइनल वैल्यू x2 माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू, यानी सेकंड वेक्टर की वैल्यू माइनस फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू, और ये हो गया आई कंपोनेंट। सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करें तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर इंटू जे कंपोनेंट, प्लस अब जेड एक्सिस की बात करें तो ये फाइनल वेक्टर की वैल्यू माइनस इनिशियल वेक्टर की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय के। तो ये इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाएगा कि भाई कि ये जो बॉडी डिस्प्लेस की है P1 से P2, तो उसका वेक्टर क्या है, यानी वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो हम सिंपली इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फाइनल पोजीशन के वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन के वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाएगा कि बॉडी P1 से P2 जो तक जो डिस्प्लेस करके गई है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब एक हम एमसीक्यूज देख लेते हैं ताकि जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ये आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम कह रहे हैं भाई कि एक बॉडी है वो डिस्प्लेस हुई है फ्रॉम पोजीशन P1, फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ में बॉडी डिस्प्लेस हुई है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है A से B तक। अच्छा, अब जो पोजीशन वेक्टर है A और B का वो आपको गिवन है। जो A का पोजीशन वेक्टर है वो है RA, ठीक है, और RA जो वेक्टर है वो गिवन है आपके पास 2i माइनस 2j प्लस k। जबकि जो पोजीशन वेक्टर है पोजीशन वेक्टर B है वो RB गिवन है, वो गिवन है 4i माइनस 3j प्लस 4i माइनस j प्लस 3k। अच्छा, आपको दो पॉइंट थे, पोजीशन ए पोजीशन बी, दोनों के पोजीशन वेक्टर गिवन है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। आपने डिस्प्लेसमेंट बतानी है बॉडी की। सबसे जो हम पिक्चराइज फॉर्म में देख लेते हैं, क्या भाई हमारे पास ये गिवन कंडीशन थी, तो ये पॉइंट ये पोजीशन ए है, उसका पोजीशन वेक्टर है आर ए, ये पोजीशन बी है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर बी। आपने बताना है कि बॉडी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुई है, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेट इज डेल्टा आर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमें बेसिकली इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है कि भाई ये बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अपनी स्ट्रेट पाथ है तो ये स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस क्या कहलाता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अच्छा, अब हमें पता है भाई कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डेल्टा आर, वो क्या होता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, यानी फाइनल वेक्टर यानी एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस फिर प्लस वाई कंपोनेंट का डिफरेंस प्लस जेड कंपोनेंट का डिफरेंस। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, ये हमारे पास बेसिकली ये x1 y1 z1 की गिवन है। फिर आर बी में क्या होगा, ये x2 y2 और z2। नाउ अब डेल्टा आर निकालना है हमें, यानी डिस्प्लेसमेंट। सिंपली क्या करूंगा मैं, ये x2 वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 4, x1 की वैल्यू हो गई मेरे पास 2, 4 माइनस 2 इंटू आई प्लस
अब ये हो गया मेरे पास y2 की वैल्यू क्या हो गई -1, देन यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है -2, तो -1 फिर फॉर्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू खुद भी नेगेटिव -2 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय j प्लस z2, ये मेरे पास फाइनल वेक्टर था, z2 की वैल्यू हो गई 3 और यहाँ पर ये इनिशियल वेक्टर था, उसकी वैल्यू z1 की हो गई 1, तो 3 - 1 × k। अच्छा भाई, नेक्स्ट 4 - 2 इज 2i प्लस ये -1 ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1, आंसर क्या हो गया प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय j। 3 - 1 क्या होता है 2, 2 × k। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया कि ए से बी तक मूव कर, जो बॉडी मूव कर रही है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसकी वेक्टर फॉर्म ये 2i प्लस जे प्लस 2k। अब हमें ये क्या है 3 डायमेंशन मोशन, तो हमें पता है कि 3 डायमेंशन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो इस तरीके से निकालते हैं, √x² प्लस y² प्लस z²। तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई, ये y की और ये z की, हम वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली। अंडर रूट में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 4 + 1 5 + 4 9, तो ये हो गया √9 और √9 क्या होता है 3। इसका मतलब ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो बॉडी डिस्प्लेस करके गई है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3, ठीक है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने कहा भाई कि ये बॉडी है वो इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से ये फिनिश पॉइंट तक मूव करके जाती है, ठीक है। तो अब एक क्या रास्ता है, बॉडी ये इस कर्व पास से मूव करती हुई ये एक लंबा रास्ता कवर करती हुई फिनिश पॉइंट तक चली जाती है। तो ये चीज़ आपके पास क्या है डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस क्या है, सिंपली हमने डिस्टेंस पढ़ा था क्या कि दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पाथ लेंथ बॉडी कवर कर रही है, यानी टोटल कितना फासला बॉडी ने कितना कवर किया, वो क्या आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। अब हमने अभी डिस्कस किया कि स्टार्ट से फिनिश तक जा रहा है, तो अब देखिए एक रास्ता तो ये था कि बॉडी यही रास्ता कवर करती हुई फिनिश पॉइंट तक चली जाए। दूसरा रास्ता क्या था कि बॉडी सिंपली स्टार्ट से फिनिश तक जाने के लिए स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ये क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही है, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ है प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर है। तो ऐसा मतलब ये क्या होगा, इस चीज़ को मैं क्या नाम दिया डिस्प्लेसमेंट का, यानी ये भी डिस्टेंस था लेकिन क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था और स्पेसिफिक डायरेक्शन में था, तो इसलिए हम क्या करें डिस्प्लेसमेंट। और हम ये देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या पता चल रहा है कि बॉडी अभी इस पॉइंट पे थी और अब यहाँ पहुँच गई, तो इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो अगर मैं देखूँ डिस्टेंस को कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस क्या बता रहा होता है, डिस्टेंस ये बता रहा होता है कि हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन और हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मूव, यानी ड्यूरिंग द मोशन बॉडी ने कितना ग्राउंड कवर किया या कितना वो फासला कवर करके गया है, यानी वो कितनी दूर तक गया, कितना फासला कवर करते हुए। तो ये चीज़ क्या बता रही होती है, ये डिस्टेंस डिस्टेंस आपको बताता है कि ज़मीनी कितना फासला कवर किया है बॉडी ने दो पॉइंट्स के बीच में। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपको चेंज इन पोजीशन बता रहा होता है। आपको ये बता रहा होता है कि बेसिकली कि बॉडी इस पॉइंट से चली और फिनिश पॉइंट चली गई, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये बता रही होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आपकी बॉडी जा चुकी है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करके बॉडी कितना ट्रेवल करके कितना मूव जा चुकी है, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। या ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आपकी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आया है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डिस्टेंस ये नहीं बताता, डिस्टेंस सिर्फ ये बताता है कि भाई दो पॉइंट के बीच में कितना ज़मीनी फासला कवर किया। डिस्टेंस कभी आपको ये नहीं बताएगा कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना मूव करके दूर आ चुकी है। वो चीज़ कौन बताएगी आपको, हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताएगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको बताएगी कि भाई के बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर मूव करके आ चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस आपको ओवरऑल बताता है कि कितना बॉडी ने ग्राउंड कवर किया, कितनी ओवरऑल उसने कितना पाथ कवर किया, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपको ये बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर बॉडी डिस्प्लेस हो चुकी है, ठीक है। यानी ओवरऑल चेंज बताता है कि कितना चेंज आया पोजिशन के अंदर। चलिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी एग्जाम्पल से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
एक एग्जाम्पल हमारे पास ये बेसिकली एक ग्राउंड है हमारे पास, प्ले ग्राउंड। इसमें ये स्टार्टिंग बेसिकली एक रेसिंग ग्राउंड है। यहाँ पे एक रेस होती है यहाँ पे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिश पॉइंट है, और ये कुछ 10-10 मीटर के मार्कअप लगे हुए हैं कि 10 मीटर का मार्क है, 20 मीटर, 34 एंड 50। टोटल ये लेंथ है कितनी है, 50 इस ग्राउंड की। अब मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो मूव करना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और वो मूव करते हुए फिनिश पॉइंट तक चले जाता है। तो स्टार्टिंग से फिनिश तक इसने मूव करके आता है, फिर ये वापसी उस फिनिश पॉइंट से मूव करते हुए आके 20 मीटर मार्क तक मूव करके आ जाता है। अच्छा भाई, अब हमें देखना है कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश तक गया, जो फिनिश से ये इस 20 मीटर के मार्क तक आ गया। अब हमें देखना है भाई कि यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब ज़मीनी कितना फासला कवर किया, कितना ओवरऑल कितना पाथ कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ थी कि कितना इसकी पोजीशन में चेंज आया है। वो हमें इन दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये डिस्टेंस देखें स्टार्टिंग से फिनिश तक का, तो ये फासला आपके पास कितना हो गया, 50 मीटर का, ठीक है। और फिर ये इस फिनिश पॉइंट से वापसी मूव करके आया है 20 मीटर मार्क तक। ठीक है, तो एक फासला तो आपका हो गया 50 मीटर का, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड आपके पास क्या हो गया, ये अब बॉडी मूव करके आई है इस फिनिश पॉइंट है यहाँ तक, तो ये फासला कितना हो गया, 30 मीटर का फासला हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फासला आपके पास 50 और 30, यानी पहले बॉडी मूव करके स्टार्ट से फिनिश तक गई, 50 मीटर कवर की है, फिर ये फिनिश से आ गई 20 मीटर मार्क तक, तो इसने कितने कवर किया, 30 मीटर। देन उसके बाद इसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ। तो पहले स्टार्टिंग से फिनिश तक इसने कवर किए 50, देन फिनिश से 20 मीटर मार्क तक कवर किए 30। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 + 30, यानी टोटल इस बॉडी ने स्टार्ट से इस पॉइंट तक कितना ज़मीनी फासला कवर किया, 80 मीटर। यानी टोटल पाथ कितना कवर किया इसने, 80 मीटर। अच्छा भाई, अब हमें पता चल गया भाई कि अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसके इस पॉइंट तक का फासला कितना है, 20 मीटर। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पे इसने अपनी मोशन रोकी है, ये स्टॉप हो गया है। ये कितना फासला आ रहा है, 20 मीटर। अच्छा, अब हमारे पास ये डायरेक्शन इंडिकेटर होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब जो अपवर्ड डायरेक्शन है कौन सी होती है, नॉर्थ हमारे पास। तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ को रेफर कर रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट ये बता रहा होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से बॉडी कितना दूर डिस्प्लेस हुई है। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक, इस पॉइंट तक का फासला कितना है, 20। इसका मतलब जो बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर दूर जा चुकी है, तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा दूर जा चुकी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में साथ में डायरेक्शन भी है। तो ये किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ। तो हम कहेंगे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 20 मीटर नॉर्थ। यानी बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर दूर मूव कर चुकी है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये बुनियादी फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस बताता है टोटल पाथ लेंथ कि बॉडी ने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक कितना फासला कवर किया, वो कितना था, 50 + 30, 80। जबकि डिस्प्लेसमेंट ये बता रहा होता है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बॉडी कितना दूर जा डिस्प्लेस हो चुकी है। तो एक्चुअल में बॉडी क्या हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना मूव करके दूर गई है, 20 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अच्छा भाई, आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क। तो डिस्टेंस क्या चीज़ है, टोटल पाथ कवर, यानी दो पॉइंट के बीच में टोटल कितना पाथ कवर किया बॉडी ने, वो आपका डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन स्पेसिफिक या स्ट्रेट डायरेक्शन। अच्छा, अब डिस्टेंस में सिर्फ बात होती है टोटल पाथ की, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है खाली। उससे सिर्फ ये कंसर्न है कि ज़मीन पे कितना फासला कवर किया, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या अंडरस्टूड समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है आपके पास, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है आपको, ठीक है। लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दूसरा ये स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आ गया और साथ साथ क्या चीज़ आ गई आपके पास, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई।
तो हम कहेंगे वो क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। यानी डिस्टेंस हो गया आपके पास स्केलर, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के यूनिट जो होते हैं, ऐसा यूनिट वो सेम होते हैं। क्या होते हैं वो? मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या है? मीटर। और उनकी डायमेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये एमसीक्यूज आ गया। क्या बोल रहे हैं? अ कार ट्रेवल्ड साउथ ईस्ट फॉर 100 माइल्स डिपिक्स। एक गाड़ी है जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है 100 माइल्स। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस को, स्पीड को, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा भाई, अब हमें पता है भाई कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और वो होता है सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैग्नीट्यूड को। अच्छा, अगर यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 100 माइल्स। ये 100 माइल्स बॉडी ने कवर की है। ये साथ साथ हमें एक चीज़ और दी हुई है। क्या बोल रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? साउथ ईस्ट। यानी इस सवाल में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज़ गिवन है? डायरेक्शन भी गिवन है। 100 माइल्स जो है ये बेसिकली ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस है ये। अच्छा, इस डिस्टेंस के साथ आपने अटैच कर दी डायरेक्शन, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन कर दिया। स्पेसिफिकली ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब डिस्टेंस के साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अटैच कर दी जाए तो वो चीज़ क्या बन जाती है? वो चीज़ बन जाती है डिस्प्लेसमेंट। यानी 100 माइल्स साउथ ईस्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर है? अच्छा भाई, आगे मूव करते हैं। अच्छा भाई, अब आपके पास हम जहाँ डिफरेंसेस देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। अच्छा, डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा इंक्रीज करता है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसके अलावा जबकि जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। यानी डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी। अच्छा, डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और डिस्टेंस ऑफ बॉडी जो बॉडी इन मोशन होगी उसका डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। यानी एक तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा, दूसरा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, और तीसरा जो वो बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रही है, मोशन में है, उसका डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। यानी एक बॉडी है ये मूव करती हुई जा रही है, तो देखना क्या होगा? इसका डिस्टेंस, जब बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ ही रहा होगा, कभी कम नहीं हो सकता। और ये हमेशा जब बढ़ रही होगी चीज़ तो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, यानी नेगेटिव नहीं होगी। और जब बॉडी मोशन में, जब मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा भाई, यानी सारा जो भी बॉडी बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो कब हो सकता है? वो सिर्फ तब होगा जब आपकी बॉडी जो है वो किस में होगी? रेस्ट में होगी। यानी जो वाहिद कंडीशन है डिस्टेंस से ज़ीरो होने की, क्या कि बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे, यानी बॉडी रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है। तो ऐसी बॉडी के लिए डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो। अदरवाइज डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा और हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी। और इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी मूव कर रही है अभी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रही है और फासला कब रहती है? 5। अच्छा, इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी +5 किलोमीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर यही गाड़ी अभी अब मूव करे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, अब यही बॉडी मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी वही सेम 5 किलोमीटर इसने कवर की है, लेकिन पहली वाले कंडीशन के मुकाबले में ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? नेगेटिव है। यानी एक डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। यानी दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो गया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। सिमिलरली आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अब क्या है कि ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बॉडी मूव कर रही है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था,
ये बॉडी मूव करती हुई सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई ये वापसी फिनिश पॉइंट पर आ जाती है, यानी जहाँ से बॉडी चली गई और बॉडी घूम के वापसी वहीं पे आ गई। तो इस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। यानी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी मैं पीछे क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए शर्त क्या है कि चेंज इन पोजीशन होना चाहिए। यानी अगर बॉडी स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करती हुई वापसी फिनिश पे आ जाती है, तो जिस पॉइंट से चली थी वापसी उसी पॉइंट पे आ गई, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, जीरो। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अच्छा भाई, अब जो हमने अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जीरो होता है, तो उसकी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया मूवमेंट ऑफ बॉडी, कि बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है। सेकंड थिंग, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंड थर्ड वन इज एग्जाम्पल। अच्छा भाई, मूवमेंट क्या है कि बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही है, अवे, यानी दूर जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जब भी बॉडी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही होगी उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंक्रीज होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक स्केल है। हम कहते हैं भाई कि इनिशियली बॉडी अभी कहाँ मौजूद है, इस 0 मीटर मार्क के ऊपर है। अब ये बॉडी मूव करती हुई चली जाती है 5 मीटर मार्क के ऊपर, ठीक है। और ये होगा इसकी फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन 0 पॉइंट, फाइनल पोजीशन 5 मीटर मार्क। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5 मीटर, यानी 0 से 5 तक मूव करके गया। तो इसे हम कह रहे हैं क्या हो रहा है, डी की वैल्यू बढ़ी। पहले 0 थी, 0 से आहिस्ता से बढ़ी 1 2 3 4 एंड 5। यानी जैसे जैसे ये बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जाती जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। सेकंड थिंग, बॉडी मूव्स टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन। जब अब उल्टा हो रहा है, बॉडी क्या कर रही है, इनिशियल पोजीशन से पहले दूर जा रही थी, अब इनिशियल पोजीशन की तरफ जा रही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा भाई, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये थी बॉडी की इनिशियल पोजीशन 0, ठीक है। बॉडी मूव करके पहले गई 5 मीटर मार्क तक, ठीक है। फिर 5 मीटर मार्क से वापसी या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और कहाँ तक चली जाती है, 3 मीटर मार्क पे। और ये होगा इसकी फाइनल पोजीशन। अच्छा भाई, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 0, और फाइनल पॉइंट आपके पास क्या हो गया, ये 3। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो एक डायरेक्शन, अब क्योंकि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को हमने मान लिया 5, यही सारे नंबर क्या है, सिर्फ पॉजिटिव, तो ये हो गया +5। अब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है और उसने कितने स्टेप कवर किया, 5 से 4 तक एक स्टेप, 4 से 3 तक 2 स्टेप। तो ये 2 स्टेप पीछे आई है, ये 5 स्टेप आगे मूव किए और 2 स्टेप पीछे मूव किए। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम कैसा, इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, माइनस। तो पहले इसने कवर किया +5, फिर इसने कवर किया -2। तो 5 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 मीटर। अब हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली बताती है बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। तो बॉडी पहले कहाँ थी, 0 पे थी, और अब कहाँ हुई, 3 पे। तो यही आ रहा है आपके पास आंसर 3, यानी ये आंसर बता रहा है कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर जा चुकी है, 3 मीटर के फासले पे जा चुकी है। अब अगर हम बात नोट करें, जब बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही थी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, 0 से बढ़ के 5 हुआ। अब 5 से बाद अब ये बॉडी रिवर्स होकर वापसी पीछे आई। अब हो क्या रहा है, बॉडी, हमने देखा कि बॉडी वापसी कहाँ आ रही है, इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव कर रही है। पहले इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही है, फिर क्या हो रही है, इनिशियल पोजीशन के करीब आ रही है, यानी मूव टुवर्ड इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट पहले क्या था, 5, अब डिक्रीज होकर क्या हो गया, 3 हो गया। यानी जब भी बॉडी इनिशियल पोजीशन से दूर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, जब इनिशियल पोजीशन के करीब आएगी तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। सेकेंड, लास्ट वन, कि जब अगर बॉडी कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, यानी बॉडी मूव करे और वापसी घूम के कहाँ जाए, इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी 0 पॉइंट, बॉडी मूव करके गई 5 मीटर मार्क पे, ठीक है। फिर बॉडी टर्न लेती है और रिवर्स डायरेक्शन में वापसी आती है 5 से 0 मार्क पे, ये होगा इसकी फाइनल पोजीशन। यानी अब जिस पॉइंट से चली थी वापसी उसी पॉइंट पे आ गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। कैसे 0 हो जाएगा, ये 0 से 5 तक गई इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया +5। फिर ये 5 से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके वापसी 0 पे आई, दोबारा इसने कवर किया 5, लेकिन ये 5 जो मीटर कवर किया ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन आएगा माइनस। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। तो एक तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसका देख लिया साइन कन्वेंशन से कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है भाई, कि बॉडी जिस पोजीशन पे थी वापसी उसी पोजीशन पे आ गई, तो इसमें चेंज इन पोजीशन क्या होगा, 0। जब कोई चेंज इन पोजीशन ही नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा आपके पास। ठीक है,
तो आई होप इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा और जीरो कब होगा। और नेक्स्ट मूव टू, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा भाई, अब अगर एक बॉडी है जो कि कर्व पाथ में मूव कर रही है, याद रखिए जब भी बॉडी कर्व पाथ में मूव करेगी तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा चाहोगे अनइक्वल होंगे, और जो आपका डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। कब? अगर बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी थी, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है और इसने ये फासला कवर किया, ये इसका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ए से बी के बीच में यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है। अच्छा भाई, तो इस केस में देखिए हमें पता है कि भैया बॉडी मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा? नॉन जीरो, और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो, यानी दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। यानी दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि नॉन जीरो होगी, जीरो नहीं होगी, जीरो नॉन जीरो कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब कर्व पाथ की हम बात करते हैं, याद रखें कर्व पाथ में हमेशा आपका जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा। हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? डिस्प्लेसमेंट का। तो कर्व पाथ के लिए डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में? डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में। और अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। किसके लिए? कर्व पाथ के लिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेट पाथ की, तो स्ट्रेट पाथ में जब भी बॉडी मूव करेगी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी इफ बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। हमेशा इक्वल कब होंगे? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है, इसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर का, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 1 मीटर होगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों नॉन जीरो होंगे और दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो रेशियो हमेशा कैसा होगा? 1 होगा। यानी या तो एक रिलेशन हो गया कि या तो बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही होगी या स्ट्रेट में। कर्व पाथ में डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, और कर्व स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। यानी या तो डिस्प्लेसमेंट से, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अच्छा, अगर कहीं कोई ये बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा डिस्टेंस से, या डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का रेशियो 1 से बड़ा, तो ये नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था दोनों का, कर्व पाथ में क्या होगा और स्ट्रेट पाथ में। ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अगर कोई क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ क्या मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी मूव करती है और वो अपनी वापसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है तो आपके पास चेंज इन पोजीशन कोई भी नहीं होगा, नो चेंज इन पोजीशन। ठीक है। इसकी मिसाल के तौर पे ये एक पाथ था, बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है, मूव करते वापसी यहाँ आ जाती है, तो जो इनिशियल पोजीशन थी वही क्या हो गई? फाइनल पोजीशन। जिस पॉइंट से बॉडी चली थी वापसी घूम के उसी पॉइंट पे आ गई। तो इस केस में आपका जो अब डिस्टेंस होगा वो तो नॉन जीरो, क्योंकि डिस्टेंस से कवर किया ना। इस पोजीशन से मूव करती हुई बड़ी इस पोजीशन पे आई तो डिस्टेंस कैसा हो गया? नॉन जीरो, कोई ना कोई डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन। यहाँ पर कोई चेंज इन पोजीशन नहीं आ रही, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली आपके पास ओपन पाथ है। ओपन का मतलब, पाथ का मतलब क्या है कि बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ के किसी न्यू पोजीशन की तरफ मूव कर जाए। यानी आपके पास कोई चेंज इन पोजीशन आ रहा हो बॉडी के अंदर, कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से हट के किसी दूसरी पोजीशन पे चली गई। मिसाल के तौर पे बॉडी इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक आ गई, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन। यानी अब ये दोनों पोजीशन अलग अलग हैं। बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से हटके किसी दूसरी पोजीशन पे चली गई है तो हम कहेंगे चेंज इन पोजीशन आ गया है। तो इस केस में आपका यहाँ पर डिस्टेंस भी नॉन जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगा। नहीं, इन बॉडी क्लोज पाथ में मूव करे या ओपन में, दोनों केसेस में डिस्टेंस नॉन जीरो होगा, जबकि क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा
जबकि और ओपन पाथ में डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन पोजीशन आ रही है। जब चेंज इन पोजीशन आएगा जो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, बल्कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं। कहा जा रहा है भाई कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज एस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज डी। अब वो किसी भी इंस्टेंट पे हम देखें तो डिस्टेंस जो कवर किया है वो एस है और डिस्प्लेसमेंट क्या है डी। अब हम बताएंगे भाई क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे या डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा डिस्टेंस से, या स्मॉल लेस होगा, या ग्रेटर और इक्वल्स टू एस होगा। तो भाई हमें ये बात पता है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो भाई जो उसका डिस्टेंस होता है वही उसका, यानी जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है उस केस में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट, तुम्हारे पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अच्छा भाई अगला सवाल क्या बोल रहे हैं भाई कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो। हमें एक पहली कंडीशन दे दी। फिर बोल रहे हैं द डिस्टेंस कवर, अब वो डिस्टेंस जो कवर किया है मे और मे नॉट बी जीरो, डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन, इज नॉट जीरो, इज जीरो। तो भाई हमें ये बात पता है कि अगर बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो उस केस में भाई हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, नॉन ज़ीरो। ये बॉडी जहाँ से चली गई वापसी घूम के वहीं आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया और यही हमें सवाल में गिवन है। अच्छा इस केस में लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, नॉन ज़ीरो, क्योंकि बॉडी डिस्टेंस को कोई ना कोई कवर करेगी ना। सिमिलरली अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट वाली बॉडी के लिए भी आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दो कंडीशन में जीरो हो सकता है। एक कि या तो बॉडी रेस्ट पर हो, और दूसरा केस क्या है कि बॉडी जिस पॉइंट से चली गई उसी पोजीशन पे वापसी आके रुक जाए, तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन इस केस में डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो है, जबकि यार केस में डिस्टेंस नॉन जीरो है। यानी इसका मतलब कि जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आपका डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो मे और मे नॉट बी जीरो। नहीं वो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है। बॉडी या तो अगर रेस्ट पे हो रही है तो डिस्टेंस भी जीरो होगा, और अगर बॉडी इस तरीके से मूव कर रही होगी कि जिस पोजीशन से चली वापसी उसी पोजीशन पे आकर रुकी तो आपका डिस्टेंस नॉन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा भैया आगे मूव करते हैं। अगला सवाल, इफ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, कि अगर बॉडी का डिस्टेंस कवर किया वो जीरो हो तो व्हाट यू कैन सी अबाउट इज डिस्प्लेसमेंट, इट मस्ट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, इट मे और मे नॉट बी जीरो, और इट इज नेगेटिव। अच्छा भाई अब हमें पता है कि डिस्टेंस जीरो है। जब डिस्टेंस जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट पर है। अंडरस्टूड की बात अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस हमें उसी वक्त जीरो हो सकता है जब बॉडी क्या हो, रेस्ट पर हो, और जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसके डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी लाजमी जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be zero when a particle is in motion for some time, इन चारों में से कौन सी वो चीज़ें जो जीरो हो सकती है अगर पार्टिकल कुछ देर के लिए मोशन में हो। अच्छा भाई चार ऑप्शन है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और मोमेंटम। अब मिसाल के तौर पे एक गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, कि कुछ देर के लिए मूव करती है, तो भाई हमें पता है कि अगर बॉडी मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता, स्पीड कभी ज़ीरो नहीं होती है, और उसका मोमेंटम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा भाई लेकिन अगर मूविंग बॉडी है और इस तरीके से मूव कर रही है कि वो जिस पोजीशन से मूव करके गई चली वापसी उसी पोजीशन पे आ जाए, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम पॉइंट पे लाई करें,
तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों केसेस में से वाहिद ऑप्शन कौन सा है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट का। यानी अगर आपके पास अच्छा, अब आपके पास क्या है, अच्छा अच्छा ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो भाई आपके पास डिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं सिंपल अलजेब्रिकली, यानी अलजेब्रिक सम के फॉर्म में। यानी सिंपली डिस्टेंस जब होते हैं आपके पास, उनको सिंपली आपने क्या करना होता है, अगर आपको एक से ज़्यादा डिस्टेंस गिवन हो तो आपने सिंपली क्या करना होता है, उन सबको ऐड कर देंगे। यानी अगर बॉडी ने 5, 10, 15 जितने भी डिस्टेंस कवर किए उन सबको आप आपस में ऐड कर दें सिंपली अलजेब्रिक सम। तो आप सबको ऐड करेंगे सिंपली, तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐड होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सम भी कैसा होगा, वेक्टर सम। यानी उन तमाम वेक्टर्स का हम ऐड करेंगे और उसका फिर हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, वो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी यहाँ पे वेक्टर सम के रूल अप्लाई होंगे, तब फिर डिस्टेंस हम सिंपली अलजेब्रिक सम करते हैं, यानी सिंपली जो नंबर होते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं, तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक सवाल है हमारे पास कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय इन फॉलोइंग फिगर्स। अच्छा भाई, पहला केस हमारे पास ये आ गया, ये बॉडी है, ये बॉय है, ये इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, 4 मीटर फासला कवर करता है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये 3 मीटर फासला कवर करता है। अब हमसे बोला जा रहा है भाई कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। अब डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ। अब बॉडी ने फासला कवर किया, पहले फासला कवर किया 4 और फिर 3, तो इस बॉय ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 4 + 3 7 मीटर। ठीक है, अब जब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता तो इसने ये कवर किया कि पहले बी तक गया फिर बी से सी, जबकि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ, ये पाथ ए से सी तक एक स्ट्रेट लाइन पाथ, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया और स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो ये क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब ए सी ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये बन रहा है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वो होता है हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये होता है हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हो गया वो 3 हो गया और बेस आपकी 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 9 + 16 इक्वल्स टू अंडर रूट 25, और रूट से बाहर आ गया 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5। यानी ज़मीनी फासला कितना हो गया 7, यानी बॉडी टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर की है बॉडी ने, 7 मीटर, लेकिन जबकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर जा चुकी है, 5 मीटर। डिस्टेंस हो गया 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। ठीक है, अच्छा सेकंड केस हमारे पास क्या है, फिगर कि एक बॉय है, पॉइंट ए से मूव करता है बी तक 3 मीटर कवर करता है, फिर बी से सी तक 5 मीटर, देन सी से डी तक 3 मीटर एंड डी से ए तक 5 मीटर। ए से मूव करते हुए बी तक, फिर सी, फिर डी और फिर वापसी ए पे आ गया। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस सिंपली हमने देखा था अभी कि अलजेब्रिक सम होता है, तो हमने सिंपल क्या किया, डिस्टेंस के लिए हमने तमाम इंडिविजुअल डिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर लिया, तो 3 + 5 + 3 + 5 सबको ऐड किया, तो आंसर कितना आ गया, 16 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा था भाई कि डिस्प्लेसमेंट में ये वेक्टर है, तो इसमें वेक्टर, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा भाई ये पहले इसने कवर किए आपके पास 3 मीटर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, हमने कहा भाई ये 3 मीटर आपके पास प्लस हो गया, फिर हमने कहा भाई ये 5 मीटर फासला कवर किया, तो ये 3 मीटर का ए से बी तक 3 मीटर कवर किए, फिर बी से सी तक 5 मीटर कवर किए, तो ये अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। अब सी से डी तक ये डाउनवर्ड, यानी ये ए बी के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने सी डी के साथ क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। फिर डी से ए तक जब मूव करके आ रहा है, बी से सी जब गया इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो ये हो गया +5, लेकिन जब ये डी से ए आएगा अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो 5 + 5 और -5 कैंसिल आउट, और +3 - 3 कैंसिल आउट,
तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमने लॉजिक लगाई वेक्टर सम की फॉर्म में। इसी का ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, फिर हम कहेंगे भाई ये बॉडी पॉइंट ए से बाई मूव किया, पॉइंट ए से बी तक गया, फिर सी तक, फिर डी, और वापसी ए पे आ गया। यानी जिस पॉइंट से चला, जिस पोजीशन से चला, वापसी उसी पोजीशन पे आ गया। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अच्छा भाई पहला केस हमारे पास, ये एक बॉडी है, किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है और फासला कवर कर रही है ये एस। ठीक है, पाथ लेंथ कितनी है एस। तो भाई बॉडी क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हमें पता है भाई कि इसका डिस्टेंस क्या होगा एस, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा एस, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। केस 2, एक बॉडी है जिसे पॉइंट ए से थ्रो किया गया अपवर्ड, वो ऊपर जाके कितनी हाइट कवर करती है, एच, हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, फिर ये रुक के वापसी नीचे आती है और वापसी नीचे ग्राउंड पे आती है पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट ए से थ्रो किया और कहाँ ही वापसी, पॉइंट बी के ऊपर। पहले इसने अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया एच, फिर इसने कवर किया एच। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ। तो पहले इसने कवर किया एच अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एच, तो एच प्लस एच क्या हो गया, 2h, तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। पहले इसने एच डिस्टेंस कवर किया अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर एच डिस्टेंस कवर किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फासला है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा आपके पास, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। या दूसरी तरीका, हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं ऑल्टरनेट में, कि भाई ये बॉडी पॉइंट ए से चली और घूम के वापसी ग्राउंड पे उसी पॉइंट पे आई है, तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होंगी तो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, तो हम कहेंगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो गया आपके पास। और केस नंबर 3, अच्छा भाई केस नंबर 3 आपके पास कि भाई एक बॉडी है, ये आपके पास एक टावर है जिसकी हाइट h है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया और ये x डिस्टेंस कवर करता है, फिर वापसी ये नीचे आता है, दोबारा x डिस्टेंस कवर करते हैं और ये नीचे आके ग्राउंड पे गिर जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है भाई बताएं इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, अब अगर बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस हमने क्या कहा था भाई, डिस्टेंस होता है कि तमाम इंडिविजुअल डिस्टेंसेस का सम। पहले इसने फासला कवर किया x, फिर ये ऊपर से वापसी नीचे आया, इसने फासला कवर किया x, और फिर ये फासला इसने कवर किया ये हाइट ऑफ टावर यानी h। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली x प्लस h, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2x प्लस h। तो हमने तीनों डिस्टेंस को, इन तीनों जितने इंडिविजुअल डिस्टेंस सबको हमने ऐड कर दिया, टोटल पाथ लेंथ। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, बॉडी इस पॉइंट से चली टावर की हाइट से, इसने फासला कवर किया x अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ या मिसाल के तौर पर अपवर्ड डायरेक्शन को मैं मान लेता हूँ ये नेगेटिव है, ये हो गया -x, फिर ये वापसी नीचे मूव करता हुआ आएगा x। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मिसाल के तौर पर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये आएगा तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कोई भी एक पॉजिटिव होगा कोई भी एक नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस x से ये x क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट। तो जब बॉडी घूम के वापसी इस टावर की इस हाइट तक पहुंचेगी तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, x, यानी एक अपवर्ड डायरेक्शन में x, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर इस पॉइंट से ज़मीन तक जो बॉडी फासला कवर करेगी वो कितना कवर करेगी, h। इसका मतलब बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या हो जाएगा कि ये x और x दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट, तो उससे वो सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, h। यानी जो टावर की हाइट है बेसिकली वही यहाँ पर चाहे डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने 3 केसेस देख लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया हमने तीनों केसेस के अंदर। और नेक्स्ट मूव टू, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये आ गया, कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये कह रहे हैं भाई बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, पहले ये 6 मीटर कवर करती है, फिर ये अपर डायरेक्शन में 3 मीटर कवर करती है, फिर टर्न लेती है ये राइट डायरेक्शन में 2 मीटर, फिर अपर डायरेक्शन में 4 मीटर और देन लेफ्ट साइड पे 8 मीटर और यहाँ पे आके ये रुक जाती है। अब हमें बताना है कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा भाई हमें पता है भाई ये पॉइंट हो गया हमारे पास इनिशियल पोजीशन,
और ये पोजीशन हो गई फाइनल पोजीशन। तो हमारे पास जो वेक्टर बना वो ये हो गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। टेल जो होती है वो आपकी इनिशियल पोजीशन है, हेड आपकी फाइनल पोजीशन। अच्छा भाई, अब ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिस्प्लेसमेंट को। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या, अगर इस वेक्टर को देखूँ तो बेसिकली ये वेक्टर क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ क्या हुआ, एक फासला हुआ आपका, नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा भाई, अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन देखो तो इनिशियल से देखे तो सबसे पहले इसने कवर किया 3 मीटर, देन कवर किया 4 मीटर। तो ये जो ये वेक्टर ये बेसिकली सम है 3 + 4 का, नहीं 3 मीटर + 4 मीटर मिलके बना रहे हैं ये वेक्टर। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपके पास, 3 + 4 7 मीटर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये। तो टेल जो होती है आपकी इनिशियल पोजीशन होती है, हेड आपका फाइनल पोजीशन। तो कितना फासला कवर किया इसने, 7 मीटर। तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बॉडी का, 7 मीटर। ठीक है। अच्छा, अगर इसी सवाल में डिस्टेंस पूछ ले तो डिस्टेंस हमें पता क्या होता है, टोटल पार्ट कवर्ड बाय बॉडी। तो हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल डिस्टेंसेस बॉडी ने कवर किए हैं उन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस सिंपली क्या हो जाएगा, सबको सम किया मैंने तो मुझे मिल गया 23 मीटर। अगर सवाल में डिस्टेंस फाइंड करने को बोला जाए तो आंसर क्या हुआ, 23 मीटर। उसमें हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल तमाम डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे। लेकिन क्योंकि सवाल में डिस्प्लेसमेंट की बात थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बनता है आपके पास, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो वो चाहता है बेसिकली 3 + 4 का सम। तो वो आंसर चाहता है आपके पास 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आ गया आपके पास, क्या बोल रहे हैं, एथलीट है वो, एथलीट रन 4 लैप्स ऑफ 400 मीटर ट्रैक। एक जो एथलीट होता है वो 400 मीटर का ट्रैक है और उसके 4 चक्कर लगा चुका है। ठीक है। तो व्हाट इज द एथलीट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। अच्छा भैया, हमें पता है मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ये ट्रैक है, कहा जा रहा है ये एक एथलीट था जो स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करता है, और टोटल जो ट्रैक की लेंथ कितनी है, 400 मीटर। ये इस पॉइंट से मूव करता हुआ वापसी कहाँ आ जाता है, फिनिश पे। तो ये हो गया एक लैप, एक राउंड। इसी तरीके से इसने टोटल 4 राउंड लगाए, 400 ट्रैक के 4 राउंड ने लगाए। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एथलीट टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें डेफिनेशन पड़ी थी, डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन। अब चाहिए एक चक्कर लगाए या 10 चक्कर लगाए या 4 चक्कर लगाए, बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करती जाएगी और वापसी फिनिश पॉइंट उसी पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, यानी जिस पॉइंट से बॉडी चलेगी वापसी घूम के उसी पॉइंट पे आ गई। अब चाहे वो एक चक्कर लगाए या 4 चक्कर लगाए, बॉडी जहाँ से चली थी वापसी उसी पॉइंट पे आ गई, यानी देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। तो हम कहेंगे कि जब बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यानी एट द एंड ऑफ 4 लैप्स द एथलीट विल बी बैक, यानी 4 चक्कर के बाद जो एथलीट है वो वापसी अपनी स्टार्टिंग लाइन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एथलीट का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, 0 मीटर। ठीक है। चलिए अगला सवाल, कह रहे भाई अ रॉक इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ 30 मीटर क्लिफ। एक पत्थर को किसी पहाड़ी की ऊंचाई से फेंका गया, वो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक है। rising 10 मीटर up, rising 10 मीटर then falling all the way down to the base of the cliff, find the rock displacement। अच्छा भाई, अब सवाल को अगर मैं पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ करूँ तो क्या है हमारे पास, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक हमारे पास पहाड़ी क्लिफ है। तो इस क्लिफ की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, ये पहाड़ी की 30 मीटर। कह रहे हैं भाई कि हमने इसकी हाइट से, यहाँ पर्सन खड़ा हुआ, यहाँ से एक रॉक, एक पत्थर को फेंका अपर डायरेक्शन में। अच्छा, अपर डायरेक्शन में फेंका हमने और वो कितना ऊपर गया, 10 मीटर गया। यानी हमने इस टावर की, यानी इस क्लिफ की टॉप से इस पत्थर को ऊपर फेंका, उसने कितना फासला कवर किया, 10 मीटर। ये 10 मीटर का फासला कवर करता है, फिर यहाँ रुकता है और वापसी पे ये ऑल द वे नीचे गिरते हुए क्या होता है कि आगे ये क्लिफ पहाड़ी की जो बेस है यहाँ के गिर जाता है। अब हमें इस रॉक का डिस्प्लेसमेंट बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो हमें पता भी कि जो हाइट है वो कितनी, 30 मीटर, और इसने 10 मीटर कवर किए हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंपली अब जब भी बॉडी 10 मीटर ऊपर कवर करेगी और वापसी इस तरफ आएगी, तो भाई ये बॉडी वापसी मूव करती हुई उसी पॉइंट से गुजरेगी जो कि क्लिफ की
का टॉप पॉइंट था, यानी ये 10 मीटर पहले अपवर्ड गई, फिर वापसी 10 मीटर नीचे आएगी। अब इसी तरह का सवाल अभी हमने पीछे किया था, क्या कि भाई क्योंकि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये 10 मीटर ऊपर गई फिर 10 मीटर नीचे, जब ये वापसी उसी पॉइंट पे यानी जो आपकी क्लिफ की का हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक आएगी, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 10 मीटर ऊपर गया 10 मीटर नीचे आया, तो इस पॉइंट पे आके नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये इस पॉइंट से गुजरेगा, इस पॉइंट से गुजरने के बाद ये नीचे आएगा, वापसी ग्राउंड तक आएगा, तो बेसिकली ये जो क्लिफ थी उसका हाईएस्ट पॉइंट और ये इसका बेस, ये जो फासला है ये किसके बराबर है, ऑलरेडी ये खिलाती है इसकी हाइट, वो किसके बराबर है, 30 मीटर। इसका मतलब जो, और ये चीज़ क्या होगी, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बताती है कि बॉडी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर गई है। तो भाई ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, बॉडी इनिशियली हमने ऊपर फेंका, बॉडी 10 मीटर ऊपर गई, फिर 10 मीटर नीचे और वापसी उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ से उसे फेंका गया था। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से बॉडी कितना दूर तक डिस्प्लेस हुई है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये फासला कितना, 30 मीटर, और क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो आपके पास रॉक जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, 30 मीटर डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस केस में। अच्छा, ये सवाल आपके पास पास पेपर में भी आ चुका है, और सिंपली हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा भाई, तो आई होप ये सवाल सबको क्लियर हुआ है। थोड़ा सा ये टिपिकल सवाल था, ये पास पेपर में आया था और बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत मार्क किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा भाई, आगे मूव करते हैं। एक और सवाल आ गया आपके पास। अब इस सवाल में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सा पॉइंट है जो सही है। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं भाई, कि इट कैन नॉट बी जीरो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ फासला कवर करता है तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगला, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा बराबर होगा और ग्रेटर होगा डिस्टेंस से जो बॉडी ने ट्रेवल किया है। तीसरा पॉइंट कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और फोर्थ ऑप्शन कि इस मैग्नीट्यूड जो होता है इज इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये बराबर होता है या छोटा होता है किससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब भाई इस सवाल के लिए वही अब जो पीछे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, अगर वो क्लियर होंगे तो इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा। क्या भाई, हमें बात पता है कि अगर बॉडी इस तरीके से, अब हम ये कह रहे हैं बॉडी ट्रेवल फॉर सम टाइम, तो हमने कहा कि अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है सम टाइम के लिए और बॉडी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है कि जिस पोजीशन पे वो इनिशियली थी फाइनली भी उसी पोजीशन पे आ जाए, यानी घूम के वापसी उसी पॉइंट पे आ जाए जिससे वो स्टार्ट हुई थी, तो उस केस में हमें पता है कि भाई ये आपका जो डिस्टेंस होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब पहला पहला पॉइंट तो गलत हो गया। यहाँ पे कह रहे थे अगर बॉडी कुछ फासला कवर करती है, कुछ देर के लिए मूव करती है, तो उसका, तो वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, जबकि गलत हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यानी किस केस में, कि अगर बॉडी कुछ देर के लिए चले और इस तरीके से चले कि जिस पॉइंट से वो चली थी वापसी घूम के उसी पॉइंट पे आ जाए, तो उस केस में आपका डिस्टेंस तो नॉन जीरो होगा, कोई ना कोई फासला कवर करेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब पहला वाला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब भाई हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इन स्ट्रेट डायरेक्शन, यानी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसकी एक डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑप्शन सी था स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या हुआ, गलत नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा भाई, अब हमने पीछे डिस्कस किया था भाई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो आप चाहे कर्व पाथ हो, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, और अगर कर्व पाथ है तो डिस्टेंस आपका ग्रेटर होगा हमेशा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। यानी दो ही कंडीशन है, या तो दोनों बराबर होंगे या डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन आपके पास कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइंड ही यही करते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर।
से जब डिस्प्लेसमेंट खुद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो ऑप्शन था कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्टेंस, तो ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन ए, बी और सी क्या हो गए, गलत हो गए। लेकिन हमने क्या कहा था भाई कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा, वो या तो बराबर होगा डिस्टेंस के या छोटा होगा डिस्टेंस से। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल, या तो बराबर होगा या लेस होगा किससे, डिस्टेंस से। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट। अच्छा अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसकी कि आपके पास हमने अभी कुछ एमसीक्यू थे कि अब एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर एक बॉडी सर्किल में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा भाई, अब इसमें हमारा मुख्तलिफ केसेस हैं। सबसे पहले हम केस देख रहे हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन, यानी बॉडी सर्किल में रोटेट कर रही है, मूव कर रही है और वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, एक कंप्लीट रोटेशन लेती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक सर्किल है, हमारे पास बॉडी सर्किल में मूव कर रही है, ये पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करती है और घूम के वापसी पॉइंट बी पे आ जाती है। अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी बॉडी जिस पॉइंट पोजीशन से चली थी वापसी घूम के उसी पोजीशन पे आ गई, तो हम कहेंगे इसने एक रोटेशन कंप्लीट कर ली है। अच्छा, अब ये जो फासला है, बॉडी ए से चली ए से बी तक, ये बॉडी सर्किल के ऊपर मूव कर रही है, तो बेसिकली ये जो फासला होता है ये कहलाता है इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ये सर्किल पे बॉडी जब सरफेस मूव कर रही होती है बॉडी, ये फासला जो कंप्लीट सर्किल का फासला ये कहलाता है सर्कमफेरेंस। तो इसका मतलब टोटल बॉडी ए से चली और घूम के वापसी बी पे आ गई, तो ये इसके सरफेस पे मूव कर रही है, यानी बेसिकली इसने जो फासला कवर किया वो किसके बराबर हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, तो टोटल पाथ जो उसने कवर किया डिस्टेंस वो किसके बराबर हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के। जबकि सर्कमफेरेंस सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो इन अ सर्किल जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर, डेट इज 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। अच्छा भाई, सिमिलरली अब ये बॉडी पॉइंट ए से चली और ये मूव करके आई यहाँ पे पॉइंट बी पे। अब पॉइंट और ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, यानी जिस जो इनिशियल पोजीशन थी वही बॉडी की फाइनल पोजीशन हो गई। तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, कोई चेंज ही नहीं आया, जिस पोजीशन में बॉडी थी वापसी उसी पोजीशन पे आ गई, तो हम कहेंगे कोई चेंज नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया आपके पास। ठीक है, यानी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस आपका सर्कमफेरेंस के बराबर हो गया और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट वन इज, अब अगर बात हो जाए हाफ रोटेशन की, क्या बॉडी कंप्लीट सर्किल के बजाय हाफ सर्किल में मूव कर रही है, यानी कुछ इस तरीके से कि ये पॉइंट ए से चली और ये इसने मूव करती है पॉइंट बी पे आ गई, तो ये हो गया आपके पास हाफ सर्किल। ठीक है, अब हाफ सर्किल में, कंप्लीट सर्किल में बॉडी ने फासला कवर किया था सर्कमफेरेंस के बराबर, तो यहाँ पर भी बॉडी अभी सर्किल की सरफेस पे मूव कर रही है, तो हम कहेंगे भाई, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पे हाफ सर्किल बन रहा है। इसका मतलब बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो भी क्या होगा, हाफ सर्कमफेरेंस होगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस के। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2πr, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, πr के बराबर। वो कंप्लीट सर्किल था तो वहाँ पे कंप्लीट सर्कमफेरेंस ले रहे थे, यहाँ पे हाफ सर्किल है तो हाफ सर्कमफेरेंस। ठीक है, अच्छा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई कि हमें पता है भाई कि ए से बी तक आ रहा है, तो इस पॉइंट से सेंटर तक का फासला जो होता है, सरफेस से सेंटर तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस। सिमिलरली ये सेंटर से इस पॉइंट तक का फासला भी क्या होगा, आर। तो आर प्लस आर ये क्या हो गया, 2r, ये कहलाती है डायमीटर की लाइन। डायमीटर की लाइन क्या होती है कि सेंटर से पास हो और उसके एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पे मीट कर रहा हो। ठीक है, और वो लाइन सेंटर से पास हो रही हो, तो वो कहलाता है डायमीटर लाइन। अब भाई हमें पता है कि बॉडी, एक पाथ तो ये हो गया, बॉडी इस कर्व पाथ में यानी ए से बी तक जा सकती है, एक फासला ये हो गया। दूसरा रास्ता बॉडी के पास, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक इस पाथ पे मूव कर जाए, तो हमें पता है कि इस पाथ के मुकाबले में ये पाथ जो स्ट्रेट लाइन पाथ है क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल होगा और स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, तो इस फासले को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस तो बराबर हो गया हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो डायमीटर लाइन के वाला होंगे, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया डायमीटर के, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया 2r के। ठीक है, अच्छा भाई
आगे मूव करते हैं। अब बात हो रही है हमारे पास क्वार्टर रोटेशन की, कि अगर क्वार्टर रोटेशन हो, मिसाल के तौर पे क्वार्टर रोटेशन से क्या मुराद है कि ये एक सर्किल है, इसको हमने 4 हिस्से कर दिए, तो ये एक हिस्सा, ये क्या है आपके पास क्वार्टर रोटेशन, ये आपके पास बॉडी ये क्वार्टर पार्ट हो गया, यानी एक चौथाई पार्ट हो गया। अगर अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इस क्वार्टर रोटेशन वाले पार्ट को हमने इसको, अच्छा अब ये सर्किल में बॉडी मूव कर रही है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या हो, ये भी आर हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब इस क्वार्टर वाले पार्ट को हम सेपरेट देख लेते हैं, ये दो डिस्टेंस हो गया आपके पास आर, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा, अब बॉडी क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, बॉडी इस पॉइंट पे थी, बॉडी पॉइंट मूव करते हुए इसने ये फास्टर कवर किया, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आपके पास, इसका डिस्टेंस। तो बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, मूव करके यहाँ पे आ गया, तो ये टोटल पाथ फॉलो किया, ये हो गया इसका डिस्टेंस। लेकिन हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है और स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में। तो देखें क्या हुआ, इस पाथ के मुकाबले में ये पाथ क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया और प्लस स्ट्रेट यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर हो गया, तो ये चीज़ क्या हो गई आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब बात हुई कि बॉडी अभी भी सरफेस पे ऊपर मूव कर रही है सर्किल की, तो लेकिन यहाँ पर जो रोटेशन है वो कैसी, क्वार्टर, तो जो आपका सर्कम डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्वार्टर हो जाएगा किसका, सर्कमफेरेंस का, यानी 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई आर से, ये मेरे पास आंसर आएगा पाई आर/2। क्वार्टर रोटेशन के अंदर जो आपका डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी वो क्या होगी, वो 1/4 होगी सर्कमफेरेंस का, यानी पाई आर/2। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बन रहा है मेरे पास, ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपके पास हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, बेसिकली जो हाइपोटेनस की लेंथ होगी ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डी बराबर हो जाएगा √r² प्लस r² के, ये हो गया 2r²। अब 2 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, ऐसे ही रहेगा, r² रूट से बाहर के r बन जाएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, √2r के। यानी क्वार्टर रोटेशन में डिस्टेंस होगा पाई आर/2 और डिस्प्लेसमेंट होगा √2r। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम समराइज कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या था कि अगर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी सर्किल में तो डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0। अगर हाफ रेवोल्यूशन होगी तो डिस्टेंस पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 2r। अगर क्वार्टर रेवोल्यूशन हो रही तो डिस्टेंस पाई आर/2 और डिस्प्लेसमेंट √2r। अच्छा, अब अगर आपसे सवाल में पूछ लिया है, कंडीशन दी जाए कि बॉडी सर्किल में मूव कर रही है और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो बताएं उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, या तो अगर हम रेशियो की बात करें तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2 पाई आर को अगर 0 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या होता है, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। अच्छा, अगर इसी का अपोजिट कर दूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस कर दूं तो 0 को डिवाइड करूँगा 2 पाई आर से, जब भी 0 किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर हाफ रेवोल्यूशन की बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या है पाई आर और डिवाइडेड बाई 2r, तो आर से आर कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया पाई/2। और अगर इसका रिवर्स करूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दूँ तो इसी वैल्यू को उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा 2/पाई, ठीक है। अगर क्वार्टर रेवोल्यूशन की बात करें तो डिस्टेंस था पाई/2, डिस्प्लेसमेंट था √2r। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमने क्या किया, डिस्टेंस को ऊपर रखा तो ऊपर आएगा पाई/2 और नीचे आएगा √2r, आर से आर कैंसिल, सिंपली आंसर आएगा पाई/2 √2। ये आ गया रेशियो, आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रेशियो की बात करें, सिंपली इसके आंसर को आप रिवर्स कर दें तो ये 2 √2 ऊपर चले जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। तो ये हमने एक समराइज टेबल देख लिया और हमने रेशियो देख लिया। अगर सवाल में कभी आ जाएगा कि बॉडी सर्किल में मूव कर रही है और वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो वो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हमें डिवाइड कर देंगे। अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस की वैल्यू को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करेंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस है तो पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसे डिस्टेंस से। तो सवाल में आपने और से पढ़ना कि आपसे कौन सा रेशियो निकालने को बोला गया है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। अच्छा भाई, अगले एग्जाम्पल हमारे पास है, इसकी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका हम। एमसीक्यूज हमारे पास है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग अ सर्किल इज। अच्छा, ये बोल रहे हैं भाई कि अगर डायमीटर के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका रेशियो निकालना है टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्किल से, तो पूरे सर्किल के अलोंग जो टोटल डिस्टेंस है वो
उसका रेशियो निकालना है। तो भाई हमें पता है कि भाई ये आपके पास एक सर्किल है, ये क्या है, कंप्लीट इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है, और ये आ गया आपके पास हो गई डायमीटर लाइन। तो भाई हमें पता है कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के, तो डिस्टेंस बराबर हो गया 2πr के। अब ये बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर के अलॉन्ग है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायमीटर के बराबर हो गया, जबकि डायमीटर बराबर होता है 2r के, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2πr और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 2r। हमें निकालना है रेशियो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2r, डिस्टेंस की वैल्यू 2πr, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/π। तो आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स मोशन इज अलोंग सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ अ हेमीस्फीयर या सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एज शोन इन बिलो फिगर। कह रहे हैं भाई कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी मूव करके जाती है और एक ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, ये हेमीस्फीयर मतलब क्या, हाफ सर्किल बन गया बेसिकली, और ये जो इसका रेडियस है सर्किल का वो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि बॉडी पॉइंट ए से बॉडी जब मूव कर गई तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब हमें पता है कि ये कौन सा है, हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल में बॉडी ने जो सर्कमफ्रेंस कवर किया वो भी हाफ कवर किया, तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2πr, 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस क्या आ गया πr, पाई की वैल्यू 3.4, आर की वैल्यू 10, तो आंसर आ गया 31.4 सेंटीमीटर। ये आ गया डिस्टेंस कि ए से बी तक बॉडी ने कितना फासला कवर किया, ये डिस्टेंस। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो भाई ये हमें पता है बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके आई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अच्छा अब ये तो एक फासला ये हो गया, ये बॉडी ने ए से बी तक मूव किया है, एक फासला है स्ट्रेट लाइन पाथ, तो हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, वहीं डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है डायमीटर लाइन के अलॉन्ग, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी और स्ट्रेट लाइन के अंदर भी है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया वेक्टर मीटर के, और डायमीटर के इसके बराबर होता है 2r के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास 2r, तो हमारे पास r की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू r 20 सेंटीमीटर, यानी ये बॉडी ए से बी तक जो मूव करेगी तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 31.4 सेंटीमीटर होगा, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस। भाई हमने अभी डिस्कस की सर्कुलर मोशन की बात, कि हमने सर्कुलर मोशन में देखा कि 3 केसेस हैं, और उसके बाद में हमने देखा कि उसके कुछ हमने एमसीक्यूज देख लिए। अच्छा भाई अगली हमारे पास जो स्लाइड है वो हमारे पास ये वाला हमारा टॉपिक वो है वाइब्रेटरी मोशन, कि हम देखेंगे वाइब्रेटरी मोशन अगर बॉडी परफॉर्म कर रही है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास पेंडुलम की मिसाल है, पेंडुलम की मिसाल ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है कि बॉडी क्या कर रही होती है, इसकी मेन पोजीशन होती है, इसको हमें डिस्प्लेस करके एक एक्सट्रीम तरीके गए, जैसे रिलीज करेंगे तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये दोनों एक्सट्रीम के बीच में मूव करता रहेगा, यानी पहले एक्सट्रीम से एक्सट्रीम मीन तक गया, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर वापसी आएगा मीन तक, वापसी और एक्सट्रीम, तो ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो इसी तरीके से ये सेवरल रोटेशन कंप्लीट कर रहा होगा। अच्छा भाई अब हमें पता है भाई कि हमारे पास ये एक स्केल है जिसमें 0 सेंटर पॉइंट होता है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यू, तो हमने कहा भाई कि ये 0 वाला पॉइंट आपका मीन पॉइंट हो गया, मीन की एक तरफ एक एक्सट्रीम है दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम है, बीच में मीन है, एक तरफ की वैल्यू सारी पॉजिटिव और दूसरी तरफ की नेगेटिव, तो सिमिलरली हमें पता भाई ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में कितना मैक्सिमम बॉडी डिस्प्लेस हुई है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपको क्या होता है एम्पलीट्यूड। अब एक तरफ का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये 0 पॉइंट हो गया मीन, एक तरफ का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और दूसरी तरफ का नेगेटिव। अच्छा भाई अब अगर हम बात करें वन कंप्लीट वाइब्रेशन की, तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, पहले एक्सट्रीम से बॉडी मीन पे आई, फिर मीन से दोबारा एक्सट्रीम पे गई, फिर एक्सट्रीम से वापसी मीन पे आई, और फिर मीन से वापसी एक्सट्रीम पे चली गई। तो इस केस में अब क्या हो रहा है भाई कि अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा भाई कि बॉडी पहले एक्सट्रीम से मीन तक गई, ए फासला कवर किया, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर फासला ए कवर किया, फिर एक्सट्रीम से मीन और देन मीन से एक्सट्रीम, तो टोटल इसने 4 फासले कवर किए, ए प्लस ए फिर ए प्लस ए, तो टोटल डिस्टेंस इसमें जो कवर हुआ वो क्या हो गया 4, यानी 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड।
सिमिलर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो भाई हमें सिंपल पता है भाई कि एक्सट्रीम से मीन तक है, ये हो गया, हमने इस डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, तो एक तरफ हो गया प्लस ए, दूसरी तरफ हो गया माइनस ए। फिर जब वापसी आएगा तो ये फासला माइनस है और ये फासला ए, जब हम सबको समअप करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसी का ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या होगा, भाई बॉडी को हमने इस पॉइंट से छोड़ा एक्सट्रीम पे और रिलीज कर जब छोड़ा तो ये गया मीन से होता अब एक्सट्रीम पे गया, तो एक्सट्रीम से वापसी ये एक्सट्रीम पे आ गया। इसका मतलब जिस पॉइंट से जिस पोजीशन से बॉडी इनिशियली मूव की थी फाइनली भी उसी पोजीशन पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा भाई, अब बात होगी हाफ वाइब्रेशन की। अच्छा, हाफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि भाई बॉडी एक एक्सट्रीम से मीन तक गई, फिर वापसी एक्सट्रीम पे चली गई, यानी ये हो गया आपके पास हाफ वाइब्रेशन, कि एक एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम, ये हो गया हाफ वाइब्रेशन। इस केस में अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो भाई ये पहले इसने कवर किया डिस्टेंस एक्सट्रीम से मीन तक ए, फिर मीन से एक्सट्रीम तक ए, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ए प्लस ए 2 है, 2 ए इज द टोटल डिस्टेंस। अच्छा, अगर यहाँ हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो सिंपली एक्सट्रीम से मीन एक फासला हो गया प्लस ए का, दूसरा फासला हो गया माइनस ए का। तो प्लस ए और माइनस ए, क्योंकि ये एक डायरेक्शन, ये मीन पॉइंट आपका 0 पॉइंट हो गया, एक तरफ का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, दूसरी तरफ का नेगेटिव, तो ए प्लस माइनस से करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 0। इन डिस्टेंस टोटल 2 है और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया, 0, क्योंकि बॉडी जिस पॉइंट से चली थी वापसी उसी पॉइंट पे आके रुक गई है। अच्छा भाई, अब आते हैं आगे क्वार्टर वाइब्रेशन। क्वार्टर वाइब्रेशन का मतलब वही कि एक चौथाई हिस्सा, यानी अगर इसमें हम देखें 4 हिस्से थे, पहले एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन और वापसी मीन से एक्सट्रीम, तो टोटल 4 फेजेस थे, 4 हिस्से। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, हमने चारों हिस्सों से एक हिस्सा खाली ले लिया, तभी इसका तो क्या हुआ कि एक्सट्रीम से खाली मीन तक आया ये, तो यहाँ पर से कितना एम्पलीट्यूड कवर किया ए, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा इसका ए। ठीक है, तो क्वार्टर रेवोल्यूशन में ये आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, अब इसके अगर हम समराइज फॉर्म में देखेंगे भाई, वाइब्रेशन अगर 1 वाइब्रेशन है तो डिस्टेंस 4a के बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट 0। हाफ वाइब्रेशन है तो डिस्टेंस 2a के बराबर और डिस्प्लेसमेंट 0। क्वार्टर रेवोल्यूशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे आपके पास। ठीक है, ये हमने समराइज वे में देख लिया कि वाइब्रेटिंग मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्शन इंडिकेटर। अच्छा भाई, अब मुख्तलिफ इसके आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एमसीक्यूज आएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के सवालात के अंदर आपके पास डायरेक्शन इंडिकेटर के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा भाई, हमें पता है कि मिसाल के तौर पर गाड़ी है, अब ये रोड पर मूव कर रही है, कुछ टर्न ले रही है, तो मुख्तलिफ डायरेक्शन होती हैं जो कि इंडिकेट कर रही होती हैं, कि बॉडी की डायरेक्शन बता रही होती हैं। सबसे बेसिक चीज़ आपके पास हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट डायरेक्शन क्या होती है, राइट डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड क्या है और डाउनवर्ड क्या है। इन चारों की वर्डिंग ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि एमसीक्यूज में ये अक्सर वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं कि बॉडी लेफ्ट पे इतना मूव की है, राइट पे इतना मूव की है, अपवर्ड इतना मूव की है, डाउनवर्ड इतना मूव की है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन लाजमी पता चाहिए कि अप डायरेक्शन कौन सी है, डाउन कौन सी है, लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन इंडिकेटर में एक और चीज़ आपके पास होती है, वो होता है आपके पास नीडल कंपास। ये कंपास शिप्स वगैरह के अंदर पुराने ज़माने से, कदीम ज़माने से ये यूज़ होते आ रहे हैं कंपास, मैग्नेटिक कंपास। अब ये मैग्नेटिक कंपास बेसिकली डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहे होते थे। तो इतने ज़माने में पहले जितनी भी शिप्स वगैरह होती थी उनमें ये अभी भी यूज़ होता है, पहले भी ये यूज़ हुआ करता था, सिंपल नीडल कंपास। अब मिसाल के तौर पर मैं हमारी ये दुनिया है, अब इसमें हमारे पास 4 पॉसिबल डायरेक्शन हैं जिसमें बॉडी मूव कर सकती है, वो आ गई है। एक आपके पास हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, यानी बॉडी 4 इन डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकती है, तो वो नॉर्थ में मूव करेगी या ईस्ट में या साउथ में या वेस्ट, या फिर इनके बीच में कोई वैल्यू होगी। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल आपके पास डायरेक्शन हो गई। और ये आपके पास एमसीक्यूज में जब भी पूछा जाएगा तो आप ये डायरेक्शन इंडिकेटर यूज़ करेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, वेस्ट कौन सी है और साउथ कौन सी है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज देखते हैं।
पहला सवाल आपके पास है, अ मैन वॉक्स 4 मीटर नॉर्थ एंड देन 3 मीटर ईस्ट, व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। हमसे सवाल में कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कि 4 मीटर कवर कर रहा है नॉर्थ में। तो हमने सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर में पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन इंडिकेटर आपको याद होना चाहिए, पेपर में नहीं आएगा, आपको खुद पता होना चाहिए। जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने डायरेक्शन जिसमें इन्वॉल्व है, तो आपने सबसे पहले ये डायरेक्शन इंडिकेटर ड्रॉ कर लेना है, नॉर्थ अपवर्ड, साउथ डाउनवर्ड, ई लेफ्ट और डब्ल्यू राइट। अच्छा, ये हो गया आपके पास डायरेक्शन इंडिकेटर। अब सबसे पहले बोल रहे सवाल में कि एक आदमी 4 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, नॉर्थ डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया 4 मीटर का। उसके बाद वो 3 मीटर कवर करता है ईस्ट में, तो हमने 3 मीटर का वेक्टर ड्रॉ कर दिया ईस्ट डायरेक्शन में। अब बात कर रहे हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है कि भाई के आपके पास 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो यहाँ पर 4 मीटर और 3 मीटर ये आपके डिस्प्लेसमेंट, ये आपके वेक्टर हो गए। अब जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ये यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये हमारे पास शेप आएगी राइट एंगल ट्रायंगल की। जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये आपके पास बेस। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो बराबर होगा वो बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 और बेस की वैल्यू आपके पास 4। सम अप किया 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 14 का 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 क्या हो गया 25 और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपके पास 5 मीटर। ठीक है, यानी बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो किसने कितना कवर किया है 5 मीटर। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है, अ गर्ल वॉक्स 2 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर वेस्ट एंड 2 मीटर साउथ, हर फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज। अच्छा भाई, अब सबसे हमने क्या करना है, हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर मौजूद है। हमने सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया 2 मीटर नॉर्थ के अंदर। ठीक है, फिर हमने आगे देखा कि 4 मीटर वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में हमने 4 मीटर का वेक्टर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 2 मीटर फासला कवर किया हमने साउथ डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अभी हमसे बोल रहे हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो भाई हमें पता है कि ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गई और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। अब हमें बात पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर होता है, उसकी जो टेल होती है वो इंडिकेट करती है इनिशियल पोजीशन को, यानी ये इनिशियल पोजीशन हो गई आपकी टेल, एंड हेड इंडिकेट्स द फाइनल पोजीशन। तो जो हेड होता है यानी सरबरा, ये आपके पास ये हेड हो गया, यानी टेल जो कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, इंडिकेट करता है इनिशियल पोजीशन को, और जो आपके पास हेड होता है वो फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है कि भाई अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है कि इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो क्या होगा आपके पास ये होगा, यानी फासला वही हो गया 4 मीटर का, यानी ये हो गया 4 मीटर। अच्छा, अब हमें ये बात पता चल गई कि ये फासला तो भी इतना ही होगा जितना ऊपर था 4 मीटर, ये भी 4 मीटर होगा, लेकिन डायरेक्शन किससे पता चली, डायरेक्शन पता चली इससे इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, कि इनिशियल पोजीशन पे हमेशा आपके पास क्या होगा टेल आएगी वेक्टर की, और एंड पोजीशन फाइनल पोजीशन पे उसका हेड आएगा। टेल जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और हेड जो होती है वो फाइनल पोजीशन को इंडिकेट कर रही होती है। तो इसका मतलब जो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 4 मीटर वेस्ट में होगा। ठीक है, अच्छा भाई, बस ये आपने इसमें डायरेक्शन में ये चीज़ याद रखनी है कि इनिशियल पोजीशन क्या है फाइनल पोजीशन। तो जो टेल होगी वो हमेशा इनिशियल पोजीशन पे आएगी और हेड हमेशा फाइनल पोजीशन पे, और इससे आपको डायरेक्शन बचेगी। मैग्नीट्यूड तो सिंपल था 4 मीटर, डायरेक्शन किससे पता चलेगी इससे, तो आपने देखना होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल क्या है, अ बॉय वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड ईट्स, he then turns right and walks 30 meter. He again turns right and walks 50 meter. Further, he moves 20 meter after turning to the right. How far is he from his original position? अच्छा भाई, अब इस सवाल को सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन इंडिकेटर। अच्छा, सबसे पहले बोल रहे हैं अ बॉय वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड ईट्स, ईस्ट की डायरेक्शन ये है, तो हमने क्या किया 50 मीटर का एक वेक्टर ड्रॉ किया ईस्ट डायरेक्शन में।
फिर ये बोलते हैं ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब जब पर्सन मूव करके आएगा बॉय इस पॉइंट तक, तो आपके ये कह रहे हैं ही टर्न्स राइट, तो इसके लिए राइट क्या होगा हमारे इस पर्सन के लिए राइट जो होगा क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा। जब ये हम लोग ये कहेंगे राइट टर्न में इसने टर्न किया और कितना फासला कवर किया 30 मीटर, इस पॉइंट पे आके इसने ये राइट टर्न लेता है और 30 मीटर का फासला कवर करता है, तो 30 मीटर का एक वेक्टर ड्रॉ हो गया। फिर ये बोलते हैं आगे कि दोबारा राइट टर्न लेता है और कितना फासला कवर करता है 50। तो इस पॉइंट पे आके इसने दोबारा राइट टर्न लिया, तो इसने फिर इसी डायरेक्शन में कितना फासला कवर किया 50 मीटर। ठीक है, अच्छा फर्दर इसके बाद क्या करता है कि दोबारा टर्न लेता है राइट पे और 20 मीटर फासला मजीद कवर करता है। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया 50 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर ये टर्न राइट पे टर्न लिया इसने 30 मीटर फासला कवर किया, फिर अगेन दोबारा इसने टर्न लिया 50 मीटर का फासला कवर किया, एंड देन आगे इसने क्या किया दोबारा राइट की तरफ टर्न लेके 20 मीटर का फासला कवर किया। अब सवाल ये है कि भाई हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है। तो हमें पता है कि ये जो पोजीशन थी हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी, तो इसका मतलब क्या होगा ये ओरिजिनल पोजीशन, तो इन स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी टेल आ गई और ये आपके पास हेड आ गई फाइनल पॉइंट पे। तो बेसिकली जो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर गया, ये इतना दूर गया। अब ये किस तरीके से निकालें, हमें पता है कि ये टोटल लेंथ कितनी है 30 और ये लेंथ कितनी है 20। सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या हाउ फार इज यही ये पूछ रहे हैं कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, तो बेसिकली ये आपसे डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहे हैं। तो आपके पास सिंपली क्या होगा, ये लेंथ 30 मीटर थी, ये लेंथ 20, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा आपके पास, सिंपली ये 30 में से अगर 20 निकाल दूँ तो ये मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये 10 मीटर का फासला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कि जो बॉय था वो 10 मीटर दूर था अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में कह रहे हैं द इंसेक्ट ऑन द टेबल क्रॉस 1 मीटर नॉर्थ। एक इंसेक्ट है वो टेबल में मूव कर रहा है 1 मीटर नॉर्थ, देन 2 मीटर ईस्ट, देन 1 मीटर साउथ एंड फाइनली 2 मीटर वेस्ट। फाइंड इट्स टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर आ गया ये। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास भी क्या, हमारे पास एक इंसेक्ट है जो कि मूव कर रहा है और वो 1 मीटर मूव कर रहा है नॉर्थ में, देन उसके बाद वो 2 मीटर मूव कर रहा है ईस्ट के अंदर, उसके बाद वो 1 मीटर मूव कर रहा है साउथ में। तो ये हो गया नॉर्थ अपवर्ड, फिर ईस्ट डायरेक्शन और साउथ आपके बाद डाउनवर्ड, एंड देन फाइनली 2 मीटर कवर किया इसने वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। अब हमसे पूछना है भाई कि इसका टोटल डिस्टेंस निकालें और नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए हमें पता है सिंपल क्या होता है, डिस्टेंस हम क्या करते हैं तमाम इंडिविजुअल डिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 1 + 2, टोटल आंसर हो गया 6 मीटर। यानी टोटल जो बॉडी ने इस इंसेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है 6 मीटर। अच्छा भाई उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हुआ 0, क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट इस पॉइंट पे चला था और ये क्लोज पाथ है ये आपके पास, जिस पॉइंट से चला था वापसी उसी पॉइंट पे आके रुक गया ये इंसेक्ट, तो इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उसका 0। लेकिन डिस्टेंस उसने कवर किया, फासला वो कितना कवर किया 6 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसने कोई कवर नहीं किया, क्यों, क्योंकि जिस पोजीशन से ये चला था वापसी उसी पोजीशन पे घूम के आ गया। ठीक है, अच्छा भाई नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई अब सवाल में क्या बोल रहे हैं कि एक कार थी वो 120 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करती है, देन 30 मीटर साउथ एंड देन 60 मीटर नॉर्थ। व्हाट इज द कार डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई तो ये सबसे पहले तो हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमसे बोलेंगे 120 मीटर नॉर्थ में गाड़ी मूव कर रही है, तो भाई 120 मीटर का एक हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद 30 मीटर साउथ मूव कर रही है, साउथ डाउनवर्ड होता है तो 30 मीटर साउथ का एक हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये मूव करती है 60 मीटर नॉर्थ, इस पॉइंट से भी 60 मीटर के फासले पे मौजूद है। ये आखिरी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 60 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ यानी अपवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे पूछा रहा है व्हाट इज द कार डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई तो हम इसको पिक्चर में इसका विजुलाइज कर सकते हैं भाई कि ये कार का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई और इसने 120 मीटर का फासला कवर किया नॉर्थ डायरेक्शन में, देन ये टर्न लेता है और वापसी भी क्या करता है 30 मीटर कवर करता है साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा टर्न लेके 60 मीटर फासला कवर करता है नॉर्थ डायरेक्शन, सबसे पहले 120 मीटर नॉर्थ में, 30 मीटर साउथ में, देन अगेन 60 मीटर नॉर्थ में। तो हमें निकालना है कि
इस कार का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस सिंपली क्या होता है, तमाम इंडिविजुअल डिस्टेंसेस का सम। तो 120 + 30 + 60, तो आंसर क्या आ गया 210 मीटर। यानी स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस गाड़ी ने टोटल 210 मीटर का फासला कवर किया। अगर हम बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, फिर हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। यानी वहाँ पे अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो अगर हम देखेंगे वो 120 मीटर इसने अपवर्ड मूव किया नॉर्थ में, देन ये डाउनवर्ड आया, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन साउथ में 30 मीटर कवर की है, ठीक है। देन फिर दोबारा टर्न लेता है और फाइनली जो उसका डिस्टेंस कवर किया कितना है 60 मीटर विद इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें तो भाई हमने देखा कि 120 और 60 दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों की वैल्यूज हम ले सकते हैं पॉजिटिव, जबकि 30 मीटर है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो हम ले सकते हैं नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा 120 प्लस का, 30 माइनस का और 60 प्लस का, तो आंसर आ गया हमारे पास 150 मीटर। यानी इसका मतलब ये पता चला कि अपनी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट बताते हैं हाउ फार अ बॉडी इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन 0 थी, इसने पहले 120 मीटर कवर किए, फिर 30 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में, देन 60 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास 120 और 60 दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर पॉजिटिव, जबकि 30 मीटर जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हो गया नेगेटिव। टोटल ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना हो गया 150 मीटर। यानी बॉडी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक कितना दूर चली गई, 150 मीटर दूर चली गई है, जो कि क्या चीज़ है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई होप ये आपको सवाल क्लियर होंगे, बिल्कुल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो आप पे क्लियर हो गए होंगे, और अब इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल एमसीक्यूज आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अच्छा, जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिजिक्स बाय हुनैर खान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि आपको आने वाली फ्यूचर की तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं, ठीक है। और अपने तमाम जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये चैनल शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज वीडियोस में तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, और अपने इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये लेक्चर जो है वो आप लोगों के बहुत काम आएंगे अपनी एमडीकेट प्रिपरेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।